हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स की क्लास 12 के लिए इसमें आप सबका स्वागत है और मैं हूं पीयूष गुप्ता। पिछली क्लास तक मैंने आपको गॉस थ्योरम के बारे में बताया था। अब है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, गॉस के अनुप्रयोग में जो सबसे पहला अनुप्रयोग है वो है कि एक अनंत लंबाई का चालक है और एक समान आवेशित है, उसके कारण किसी बिंदु पर कितनी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमको निकालना है। ठीक है, अनंत लंबाई का ये चालक हमने लिया है। चलिए अब जरा पीछे हम जाते हैं। हमने आपको बताया था कि आवेश डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेशों का वितरण जो है तीन प्रकार से है। संतत आवेश तीन प्रकार से वितरित हो सकते हैं। नंबर एक, वन डायमेंशनल, एक विमीय के रूप में, टू डायमेंशनल एवं थ्री डायमेंशनल। ये जो आपका एप्लीकेशन है ये वन डायमेंशनल है, आप देख सकते हैं एक विमीय है, मतलब ये जो तार है या जो भी रॉड है इस पर आवेश जो है एक दिशा में जो है वितरित है। ठीक है, अब तो ये कहलाएगा, और हमने बताया था कि वन डायमेंशनल जैसे रॉड के ऊपर अगर आवेश वितरित है तो आपके वन डायमेंशनल जैसे एक विमीय कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो है एक, तो इसका मतलब ये होगा कि एक विमीय रूप में यदि कहीं पर आवेश वितरित है तो हम गॉस के नियम का प्रयोग करके उसके कारण इस बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे काम क्या करेंगे। देखिए, हमने कहा था कि यदि आवेश एक समान जो है वितरित है इस पर और जो एक दिशा में वितरित है लंबाई के रूप में या रॉड के ऊपर, तो यहाँ पर जो आवेशों का घनत्व होता है उसे हम लेते हैं रैखिक आवेश घनत्व, उसे लिखते हैं लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है Q/L। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं कि एक समान रूप से आवेश से वितरित है तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश जो वितरित होता है उसे बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, जिसे लैम्डा लिखेंगे। लैम्डा बराबर Q/L। ठीक है, अगर हमको निकालना है कि इस तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा हमको दे रखा है तो यल लंबाई के अंदर कितने आवेश होंगे, तो ये आप इस सूत्र का उपयोग करके यल लंबाई के अंदर जो है Q कूलम आवेश को निकाल सकते हो। उसकी मात्रा क्या होगी? Q लैम्डा इनटू L। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है कि इस तार के कारण किसी बिंदु पर जो है या अनंत लंबाई का चालक है या अनंत लंबाई का तार है, उसके कारण किसी बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमें निकालना। चलिए उपयोग करना है गॉस के नियम का। चलिए जरा एक चीज हम आपको बता दें कि जब गॉस के नियम का उपयोग करके इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है, तो ये मात्रा कितनी होगी हमें पाने के चाहिए। तो हमने काम क्या किया कि इस रॉड के चारों ओर, अब देखिएगा चूंकि गॉस के नियम का उपयोग कर रहा है इसलिए हमें बताया था गॉस के नियम का उपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक गॉसियन पृष्ठ की, बंद काल्पनिक पृष्ठ की। तो हम काम क्या करेंगे, एक ऐसे बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करेंगे कि जिस पृष्ठ पर जो है वो पृष्ठ तो बंद हो, पहली बात। दूसरी, उसके प्रत्येक बिंदु पर आसानी से आप वैद्युत क्षेत्र को निकाल सकते। ठीक है, दो चीजें हमें चाहिए। तो अब हम यहाँ पर रॉड के कारण, अगर रॉड पर आवेश एक समान वितरित है उसके कारण यहाँ पर हम एक गोलीय बेलन की, गोली कह रहे हैं, एक बेलन की कल्पना करेंगे। ठीक है, वो बेलन कैसा होगा? उस बेलन की त्रिज्या ऐसी होगी कि जितनी यहाँ से रॉड से इस बिंदु P की दूरी हो, इस तरीके से बेलन। ठीक है, और इसका मतलब बिंदु P होगा और इस बेलन के पृष्ठ पर ये जो वक्र पृष्ठ है इस पर कहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने अभी आपको बताया है, यहाँ पर हमने बेलन की कल्पना ही क्यों की है, जरा इस चीज को हम आपको बता दें। देखिए, हमने आपको ये भी बताया है कि जो अगर उसी पृष्ठ को हम लेते हैं पिछली क्लासेस में, तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा कैसी होती है? उस तल के अभिलंब होता है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा जो पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम dA लेते हैं तो उसकी दिशा कैसे होगी? देखिए पृष्ठ इस तरीके से होगा, ऐसे करके। तो किसी बिंदु पर छोटा सा हम dA लें तो उसकी दिशा कैसे? तल के अभिलंब और बाहर की तरफ, ये देखिएगा यहाँ। और इसी बिंदु पर यदि इसके पूरे अनंत लंबाई के रॉड के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी कैसे? तल के अभिलंबोत्तर बाहर की तरफ। अगर हम इसको जरा देखना चाहें कि क्यों तल के अभिलंबोत्तर बाहर की तरफ होगी, चलिए उस चीज को जानने के लिए, चूंकि ये अनंत लंबाई का है तो यहाँ से यहाँ भी अनंत, यहाँ से यहाँ भी अनंत। ठीक है, तो हम उसकी अब अनंत की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम एक छोटा सा बराबर हिस्सा यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, इतने हिस्से के कारण अगर इस बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दिशा में होगी, मान लीजिए इधर की तरफ है, तो
सेम थिंग्स उतने बराबर हिस्से के कारण इस बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी एक होगी। ठीक है, या बात करते हैं कि दोनों का परिमाण यदि सेम है, क्योंकि लंबाई और आवेश की मात्रा सेम होगी तो जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण सेम होगा, तो उनका परिणामी कैसे होगा, बिल्कुल दोनों के मध्य में, या यूं कहें कि जो परिणामी होगा वो इस तल पर जो है अभिलंबवत दिशा में बाहर की तरफ होगा। तो अगर यहाँ से इधर की तरफ अनंत है, यहाँ से इधर की तरफ अनंत है, तो पूरे रॉड के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी कैसे होगा, इस तल के अभिलंबवत और बाहर की तरफ। ठीक है, इस तल के अभिलंबवत और बाहर की तरफ होगा। तो ये लिख सकते हैं इसके प्रत्येक वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो जो वक्र पृष्ठ का तल होगा उस तल के अभिलंबवत और बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो चलिए सेकंड तल आपको दूसरा, क्योंकि ये का देखिए ये जो बेलन है ये आपका वक्र पृष्ठ है, इस पर जो एक यहाँ पे समतल है ये आपका वक्र पृष्ठ। अब समतल पृष्ठ पर अगर देखेंगे तो समतल पृष्ठ की क्षेत्रफल की दिशा जो है ये बाहर की तरफ होगी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमने बताया है प्रत्येक बेलन में इसको भी इस तरीके से जो है बाहर की तरफ, और ये रूप में बाहर, और ये रूप जो त्रिज्य वेक्टर की दिशा में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण 90 अंश हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 0 अंश। ठीक है, तो आसानी से 90 और 0 की मान आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो इस यहाँ और यहाँ से गुजरने वाले पाले फ्लक्स को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी कारण यहाँ पर हमने बेलन की संकल्पना की, क्योंकि अब ऐसा जो है देखिए गॉसियन पृष्ठ हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं, ऐसा लेते हैं कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आसानी से हम जो है फ्लक्स को निकाल सकते। तो इस हिसाब से यहाँ पर बेलन की कल्पना की, और कोई और पृष्ठ होगा तो अलग तरीके का हम जो है गॉसियन पृष्ठ जो संकल्पित करेंगे। कहने का तात्पर्य वो जो पृष्ठ हम संकल्पित करते हैं वो ऐसा हो कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर हम फ्लक्स को आसानी से निकाल सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने काम किया कि एक गॉसियन वक्र पर जो है एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए लिया, ये हमारा वक्र पृष्ठ है, इस पर सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने डीए लिया। ठीक है, अब चलिए तब डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, तो पहले हम निकालेंगे छोटे से पृष्ठ डीए से गुजरने वाला फ्लक्स किसके बराबर होगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीए, जैसा पीछे हमने सूत्र में बताया है। अब देखेंगे ई और डीए दोनों जो है आपकी वेक्टर राशि है और दोनों के बीच का कोण कितना है इस वक्र पृष्ठ पर, पहले हम वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 अंश। ई डॉट डीए cos 0 अंश, cos 0 अंश का मान ये होगा e into d। अब देखें सभी वक्र पृष्ठ पर जो है वैद्युत क्षेत्र एक समान या नियम होता है। देखिए इस तरीके से बेलन अपना ये जो संपर्कित किया है, तो जब दूरी ये वाली दूरी समान है तो और आवेश के कारण जो है इस प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, एक समान होगी। ठीक है, तो प्रत्येक वक्र पृष्ठ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। अतः संपूर्ण वक्र पृष्ठ से यानी ये वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स की बात करें तो कैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई इनटू डी, ई एक समान तो ई आपका बाहर हो गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी, इंटीग्रेशन ऑफ डी का क्या मतलब है, जहां पर हमने सूक्ष्म भाग डी लिया है वो जो है जितना आपका वक्र पृष्ठ है सभी के क्षेत्रफल को, इंटीग्रेशन का मतलब ये क्या है, सभी सूक्ष्म डीए को जोड़ना। तो मान है ये जो वक्र पृष्ठ जो है छोटे छोटे डीए से मिलकर बना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब सभी छोटे छोटे वक्र पृष्ठों को जोड़ो। सभी अगर हम छोटे छोटे वक्र पृष्ठों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ किसके बराबर होगा, 2 पाई r इनटू, देखिएगा 2 पाई r एक फेरा और यल से गुणा करेंगे, जो लंबाई है जितना लंबा आपका ये बेलन है उस लंबाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी अब संपूर्ण जो है वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया, e into 2 पाई r l। ठीक है, चलिए ये तो आपका वक्र पृष्ठ आपका से गुजरने वाला फ्लक्स। अब हम देखिए समतल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स की बात करें तो आप बेलन के समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो समतल पृष्ठ पर अगर हम सूक्ष्म भाग से ये लें डी और ए के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। अतः फ्लक्स की बात करें e into d cos 90 का मान 0, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समतल पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि इससे फ्लक्स क्या है, 0। देखिए यहाँ पर भी बात करेंगे, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हमने कहा फ्लक्स क्या होता है, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो अब इसके पृष्ठ हमारा इस तरीके से होगा समतल पृष्ठ, इसके अभिलंबवत देखिए रॉड ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में यानी पृष्ठ की दिशा में, तो पृष्ठ के तल के अभिलंबवत कोई आपकी वैद्युत बल रेखा होगी नहीं, क्या होगी, 0 होगी।
इसलिए हम कहेंगे कि समतल पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यानी ये और इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए, ये phi d इंटू होगा E इंटू 2 पाई r l, ये वाला, और प्लस ये वाला प्लस शून्य बराबर क्या होगा 2 पाई r l इंटू E। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। अब चलिए, ये तो हमने निकाल लिया कि यह लंबाई के, ये जो चालक, यह लंबाई का यहाँ से यहाँ तक का जो चालक है उसके कारण जो होगा इस जो है बंद काल्पनिक पृष्ठ यानी बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स किसके बराबर होगा, मैथमेटिकली 2 पाई r l इंटू E। लेकिन अब गॉस का नियम का उपयोग करें। गॉस के नियम के अनुसार इस बंद बेलन के अंदर जितना आवेश है उसके कारण जो है होगा इस बेलन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। तो अब जो है गॉस के नियम से जो है इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, के बराबर होगा पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना, ठीक है। तो अब पृष्ठ से परिबद्ध आवेश की अनुपात करते हैं, तो अब देखिएगा, अब उनके अनुसार ये हुआ, तो अब देखिए दोनों ही फ्लक्स मैथमेटिकली और ये गॉस के नियम के अनुसार फ्लक्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ से चाहे तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं, E बराबर Q ओवर में 2 पाई r l इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बात करेंगे Q कितना होगा, क्योंकि Q कौन सा लेना है, इस यल लंबाई के चालक के अंदर जो आवेश है, तो यल लंबाई का ही तो ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, तो यल लंबाई के चालक के अंदर का आवेश कितना होगा, Q बराबर लैम्डा इनटू, तो समीकरण नंबर 1 से चाहे तो इस लैम्डा के मान Q के मान रख सकते हैं, तो E बराबर कितना होगा लैम्डा इनटू यल अपान में 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट, तो यल से यल तो आपको क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। E बराबर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 लैम्डा नीचे लिख सकते हैं 4 पाई, क्योंकि नीचे यहाँ पे 2 पाई था, तो E इक्वल टू 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब यहाँ पे सूत्र, ये सूत्र किसका है, ये सूत्र वो है कि अगर कोई अनंत लंबाई का चालक है, एक समान रूप से रैखिक आवेश घनत्व के साथ यह आवेशित है, तो उसके कारण जो होगा इस तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, और ये सूत्र आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए भी और आपका न्यूमेरिकल के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप इजीली आपको पता है, ठीक है। अब चलिए देखिए, इस पूरे सूत्र में कहीं पर भी ये लंबाई नहीं आई, मतलब है कि जो जितना लंबा आपने बेलन लिया है, तो बेलन की लंबाई कैसी भी हो ये मायने नहीं रखता, ठीक है। तो लंबाई चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, लेकिन इसके कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र उतना ही होगा, चाहे आप बेलन को छोटा लें चाहे बेलन को लंबा, ठीक है। और एक चीज और देखिएगा, जो E है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, देखिएगा रैखिक आवेश घनत्व एक समान है और ये सारी चीजें दी है, मतलब एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी की कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये यहाँ से आप दूरी जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और E और दूरी किस रेट से एक दूसरे के आपस में रिलेटेड होंगे, ये व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसको ग्राफ के रूप में चाहे तो आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। ये एक आपस में समझ सकते हैं कि लंबकोणीय अतिपरवलय का रूप है, लंबकोणीय अतिपरवलय के रूप में ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक अनंत लंबाई के चालक के कारण जो है r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका जो है गॉस के नियम के अनुप्रयोग का जो है पहला पॉइंट। धन्यवाद।